ओके फ्रेंड्स, सो वी आर डन विद द पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू आउटकम्स। क्या क्या हुआ था वर्ल्ड वॉर टू के बारे में, कैसे जर्मनी डिवाइड हुई थी, व्हाट वाज द बर्लिन एयरलिफ्ट, व्हाट वाज द मार्शल प्लान, व्हाट वाज हाउ बर्लिन जो था, बर्लिन वॉल कैसे बना, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ अलायंसेस। तो कोल्ड वॉर आपने समझ गए थे, मैंने ट्रूमन डॉक्ट्रिन समझा दी थी कि कैसे ट्रूमन डॉक्ट्रिन के बाद एक ये उनका व्हाट वाज देयर गोल, टू स्टॉप कम्युनिज्म एट ऑल कॉस्ट। अब स्टॉप कम्युनिज्म करना था तो कम्युनिस्ट चुप रहने वाले नहीं थे। तो was the Verona paper which was released in 1994 about the conceit? I have no idea. All right, I have no idea. Okay, so that's you have to don't write anything pro US or pro Soviet. World history है, factual answer. वर्ल्ड हिस्ट्री है, फैक्चुअल आंसर दो। जो फैक्ट्स है उसको रखो, डोंट ऐड एनीथिंग अपना तड़का लगाने की ऊपर से जरूरत नहीं है। प्लेन खिचड़ी सर्व कर दो, नंबर आ जाते हैं। दैट हैज बीन माय एक्सपीरियंस आफ्टर राइटिंग अ लॉट ऑफ टेस्ट सीरीज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री इन डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। कि सिंपल फैक्ट लिख दोगे तो 100, 110, 120 नंबर आउट ऑफ 250 दे देते हैं। ओके, सो सिंपल सिंपल जो फैक्ट्स है उसी को बताना, वट एवर फैक्ट्स इज रिटन हियर। ओके, ऐसा तो नहीं है कि अगर आप लिख दोगे कि बर्लिन एयरलिफ्ट हुआ था और उसमें मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ फूड वाज सेंट, तो कोई प्रोफेसर गुस्सा हो जाएगा दैट इसने ये कैसे लिख दिया, या आपने लिख दिया कि नाजी जर्मनी लॉस्ट द वॉर। तो व्हेन इट कम्स टू हिस्ट्री यू कैन बी वेरी अश्योर्ड, अगर आप अपना तड़का नहीं मार रहे हो बेमतलब का, if you are writing the plain facts and if you are writing it in a very unique manner, अब स्ट्रक्चर में यूनिकनेस दिखाओ, फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट मत करो। डू नॉट डिस्टॉर्ट फैक्ट्स एंड ऐड योर ओन ओपिनियन। जस्ट राइट द थिंग्स एंड देन अगर यूनिकनेस दिखाना है आपको, तो व्हाट यू कैन डू इज दैट कि स्ट्रक्चर वगैरह बढ़िया कर सकते हो। ओके, सो आई थिंक जीएस के आंसर्स अगर आप देखोगे, ओके जीएस के आंसर्स देखोगे या आप प्रियांश के आंसर देखोगे, ओके सो वहां पर जो उन्होंने टेस्ट लिखा है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डेली आंसर राइटिंग, लेकिन जो उन्होंने टेस्ट लिखा है, तो वहां पर मैंने एक चीज देखी कि अगर वो इफ दे आर राइटिंग एनीथिंग वेरी वेरी सिंपल, मान लो आर्टिकल 108 लिख रहे हैं, दैट इज वेरी सिंपल राइट, मतलब ज्वाइंट सिटिंग में क्या ही कर सकते हो, बट somehow they were able to improve that also, and for that they are being awarded 7.58 out of 10। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में भी 7.5 8 नंबर ला सकते हो, लेकिन स्ट्रक्चर में यूनिकनेस दिखाना, मैप वैप बना दो अच्छे से, कुछ एक अच्छा फैक्ट ऐड कर दो, लेकिन वहां पर आप प्रो यूएस प्रो सोवियत मत करना। डोंट डू एनीथिंग योर ओन वे। ओके, डोंट ऐड एनी ओपिनियन या कोई कैजुअल लैंग्वेज यूज मत करना। आई हैड warned some people in daily answer writing कि आप casual language use कर रहे हो, so don't use that because that really pisses off the professors who are checking। Okay, so anyways आगे start करते हैं। I hope the query is clear। So NATO, okay, अब NATO और वॉर्सो पैक्ट के बारे में हम पढ़ाई करेंगे। so क्यों बनाना था, okay, क्यों बनाना था। द थिंग इज कि आफ्टर यूएसएसआर, ओके यूएसएसआर जो है, इट बिकेम वेरी पावरफुल एंड इट वाज गेटिंग डिफिकल्ट। ओके, इट वाज गेटिंग डिफिकल्ट बेसिकली फॉर द रेस्ट ऑफ यूरोप टू स्टार्व ऑफ द एडवांसेस ऑफ यूएसएसआर। यूएसएसआर की आर्मी रुक चुकी थी भले, यूएसएसआर की आर्मी यहाँ पर ईस्ट जर्मनी में रुक चुकी थी, लेकिन आइडियोलॉजिकल असॉल्ट कंटिन्यू था। ओके, उसके जो आइडियोलॉग्स थे वो कंटिन्यूअसली काम कर रहे थे वेस्टर्न यूरोप में। आपने किम फिल्बी के बारे में सुना है? देयर इज अ ब्रिटिश स्पाई था हु यूज्ड टू वर्क इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट। देयर वाज अ ब्रिटिश स्पाई हु यूज्ड सॉरी देयर वाज अ सोवियत स्पाई हु यूज्ड टू वर्क इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और बहुत एक बड़ा रिंग था, कम्युनिस्ट्स का बहुत बड़ा रिंग था, एंड दे वेर एम्प्लॉयड एट हाई पोजिशंस as bureaucrats in the government of France, in the government of Britain, and even in the government of West Germany after the आफ्टर वेस्ट जर्मनी फ्यूज होके जो 3 एरिया से बना था, तो उसमें भी बहुत सारे कम्युनिस्ट सिंपैथाइजर्स जो थे, दे वेर एबल टू फाइंड, ओके दे वेर एबल टू फाइंड पैट्रोनेज। सो बिकॉज ऑफ दैट दे न्यू कि ये क्या करेंगे, what they are going to do, America knew that they are going to do subversionist tactics। सबवर्शनिस्ट टैक्टिक्स मतलब क्या होता है, अंदर से खोखला करना, अंदर से प्रेस को यूज करके, जुडिशरी को यूज करके, ये सारी चीज यूज करके अंदर से खोखला करना।
आपको याद होगा जो हमारे एक्स सीडीएस थे, लास्ट सीडीएस थे बिपिन रावत, उन्होंने बोला था 2.5 फ्रंट वॉर। तो 0.5 कौन है? दो फ्रंट, तो एक फ्रंट पाकिस्तान, एक फ्रंट चाइना है। 0.5 कौन है? ये सबवर्शनिस्ट है, इनको फिफ्थ कॉलमनिस्ट भी कहते हैं। सो फिफ्थ कॉलमनिस्ट कर क्या रहे थे? बेसिकली सोवियत एजेंडा को, कम्युनिस्ट एजेंडा को फर्दर कर रहे थे। एंड द यूनाइटेड स्टेट्स न्यू की जो यूरोप है इट इज वेरी वीक राइट नाउ, अभी एक बहुत ही ब्रूटल वॉर से होते हुए गुजरा है, इट कैन नॉट होल्ड ऑन इट्स ओन। उसी के लिए उसने क्या बोला कि चलो लेट अस मेक वन ऑर्गेनाइजेशन अंडर माय लीडरशिप, और उसको नाम हम क्या देंगे? नेटो। और उसमें एंग्लोस्फियर के सारे कंट्रीज भी आ जाएंगे, और लाइक माइंडेड वेस्टर्न कंट्रीज कैन ऑल्सो ज्वाइन। और इसका फुल फॉर्म क्या था? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नेटो? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ओके। फॉर्मेशन कब हुई थी? अप्रैल 4 1949 को हुआ था। कौन कौन ओरिजिनल मेंबर थे? बेल्जियम था, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, यूएस, यूके, पोर्चुगल, नॉर्वे, नीदरलैंड्स, लुक्सेमबर्ग, एंड जर्मनी ऑल्सो ज्वाइंड फ्यू ईयर्स लेटर। आर्टिकल 5 जो था, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ द ट्रीटी। जो नेटो ट्रीटी था उसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन था आर्टिकल 5। और ये क्या था? कलेक्टिव डिफेंस प्रिंसिपल, दैट एक भी मेंबर को, कोई भी कंट्री, दूसरी कंट्री, नॉन नेटो कंट्री अगर अटैक कर देती है, अगर कोई भी नॉन नेटो कंट्री किसी नेटो कंट्री को अटैक कर देती है, तो आर्टिकल 5 इन्वोक करके, आर्टिकल 5 इन्वोक करके द कंट्री विल बी एट वॉर विद द इंटायर नेटो। दैट्स व्हाई पुतिन वाज सो स्केयर्ड दैट यूक्रेन का, अगर व्हाई ही इन्वेडेड एज सून एज पॉसिबल, अभी क्यों उसने इन्वेजन किया? बिकॉज ही थॉट कि जिस दिन यूक्रेन का नेटो का जो एक्सेप्टेंस है, जो मेंबरशिप का रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट हो जाएगा, आई विल लूज माई विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी टू गेट whatever territorial claim that I have on Ukraine. Okay. इंडिया ने पोर्चुगल की कॉलोनी, दैट इज अ गुड क्वेश्चन। ओके, सो दैट इज अ गुड क्वेश्चन दैट यू हैव आस्क्ड। सो पोर्चुगल की कॉलोनी थी, राइट? तो कंडेमनेशन आया था, नेहरू वाज कंडेम्ड बाय नेटो, एंड इट वाज सेड कि पोर्चुगल जो है, पोर्चुगल को जो अक्यूज कर रहे थे नेहरू करने का, वो उन्होंने खुद कर लिया। ओके, पोर्चुगल को अक्यूज कर रहे थे ऑफ बीइंग बेलिजरेंट एंड वायलेंट एंड ऑल दीज थिंग्स, तो नेहरू ने खुद कर लिया। लेकिन दूसरी चीज क्या थी? दूसरी चीज क्या थी यहाँ पर? दैट पोर्चुगल का जो लीडर था, he was not very popular with the NATO allies. He was very deranged, और उसने कहा था कि मैं तो एक भी कॉलोनी को नहीं छोड़ूंगा, मैं एक भी कॉलोनी को नहीं छोड़ूंगा, और अगर मुझे पड़ेगा तो मैं लाखों पोर्चुगीज पैरा कमांडोज को वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, और पोर्चुगीज कॉलोनी को मैं बचा के रखूंगा। एंड ही डिड दैट ओनली। बहुत सारे पोर्चुगीज कॉलोनी जैसे अंगोला वगैरह में उसने अपने ट्रूप्स भेजे, और ही ट्राइड टू रिटेन वॉट एवर कॉलोनीज ही कुड। और गोवा नहीं दे रहा था वो, गोवा को, इसीलिए हमने ऑपरेशन विजय के थ्रू फोर्सफुली लिया। ठीक है। सो एक्सपेंशन क्या हुआ? ग्रीस एंड टर्की ऑल्सो ज्वाइंड इन 1952 एंड जर्मनी ज्वाइंड इन 1955। और उसके साथ डिड कंटिन्यू टू एक्सपैंड। अब पोलैंड भी है, और अदर कंट्रीज आर ऑल्सो हेयर, इन स्वीडन इज ऑल्सो देयर। देन आई थिंक और कौन कौन सी कंट्रीज है वो, विच ऑल कंट्रीज आर देयर? स्वीडन इज देयर इन नेटो और नॉट? इज स्वीडन अ मेंबर ऑफ नेटो? लेट मी चेक एक बार। Okay, Turkey is a member, Greece is a member. Okay, right? Yes, and Sweden is not a member. Sweden is not a member, right? Sweden is not a member because Swedish जो foreign policy है, it is more or less has been neutral since the past 200 years, right? So this is the thing, and I think Lithuania is also those Baltic countries. Those Baltic countries has also applied, and some of them have got also, right? NATO का member, right? है, ठीक है। So एक्सपेंड हुआ, ये देखो फर्स्ट मीटिंग थी नेटो की, and all the countries, all the original members are sitting, and this is the sign of NATO. And yes,
सो व्हाट इज द रीजन फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेटो? फियर ऑफ सोवियत एक्सपेंशन। उन्होंने बर्लिन ब्लॉकेड देखा, कैसे ज्योग्राफी का मिसयूज करके बर्लिन को ब्लॉकेड किया था सोवियत यूनियन ने। देन नेटो का एक्सपेंशन जो था और सोवियत रिएक्शन क्या था, तो जैसे ही वेस्ट जर्मनी जो था उसको इंक्लूड किया गया नेटो में, तो नेटो डायरेक्टली केम ऑन द बॉर्डर्स ऑफ द सोवियत स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। सोवियत स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहां तक था? ईस्ट जर्मनी तक था। और जैसे ही वेस्ट जर्मनी इंक्लूड हुआ नेटो में, ऑल ऑफ अ सडन नेटो वाज एट द इमीडिएट बॉर्डर ऑफ द सोवियत स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। इसके पहले थोड़ा पीछे रहता था। एंड दिस वाज अ सिग्निफिकेंट मूव, जिससे यूएसएसआर जो है उसने क्या किया, अपना खुद का एक वॉर्सो पैक्ट बनाया। उसने अपना खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया टू काउंटर नेटो, और उसको नाम दिया वॉर्सो पैक्ट। देन स्पेन ने फिर ज्वाइन किया, ओके, एंड टर्की ने ज्वाइन किया, ग्रीस ने ज्वाइन किया। स्पेन आपको मैंने बताया था कौन लीड कर रहा था उस समय, फ्रांसिस्को फ्रांको। एंड फ्रांको जो था वो पहले हिटलर का दोस्त था, लेकिन आफ्टर दैट, आफ्टर हिटलर डाइड, ही बिकेम फ्रेंड्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ही किल्ड अ लॉट ऑफ कम्युनिस्ट। काफी ज्यादा कम्युनिस्ट को उसने मारा भी था। एंड मास ग्रेव्स में स्टिल यू कैन फाइंड मास ग्रेव्स जहां पर फ्रैंको के मारे हुए कम्युनिस्ट यू कैन फाइंड, स्पेनिश स्पेनिश कम्युनिस्ट यू कैन फाइंड। व्हाट वाज द डॉक्ट्रिन ऑफ नेटो? तो न्यूक्लियर डेटरेंस का था। एंड यूएस के न्यूक्लियर आर्सनल, आज के डेट में भी यूएस का न्यूक्लियर आर्सनल जर्मनी में एक आई थिंक रेमिंगटन बेस है। रेमिंगटन बेस इज इन जर्मनी। वहां पर यूएस ने क्या किया है, अपना जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स है उसको स्टोर किया हुआ है कि अगर किसी भी नेटो मेंबर पे खतरा आता है न्यूक्लियर का, तो आई विल प्रोवाइड समथिंग विच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर अम्ब्रेला। एंड न्यूक्लियर अम्ब्रेला वाज आल्सो प्रोवाइडेड टू इंडिया after India lost to China in the 62 war, and it was provided by three countries, UK, Australia, and US. And all of the three major bureaucrats, they landed in New Delhi after India, India and China, they had a ceasefire, and they said कि अगर ऐसा war जाता है that China will use, okay, nuclear weapons, तो what we are going to do is that we are going to provide you nuclear umbrella। उसी तरीके से न्यूक्लियर डेटरेंस जो था नेटो कंट्रीज के लिए, दैट वाज बेस्ड ऑन द यूएस का जो न्यूक्लियर आर्सनल है उसके बेसिस पे था। देन फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्स का उन्होंने डॉक्ट्रिन अपनाया कब? 1967 में। और इसमें बोथ कन्वेंशनल और न्यूक्लियर थ्रेट को टारगेट करने के लिए उन्होंने ये फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्स अपनाया। और उन्होंने क्या कहा कि हम हर तरीके से मारेंगे, अगर हम मारने पे आएंगे तो वी विल ऑल्सो वी कैन डू न्यूक्लियर रिटेलिएशन, as well as what we can do is we can also indulge in conventional warfare। क्राइसिस पॉइंट्स क्या क्या थे? क्यूबन मिसाइल क्राइसिस था, इट हैज बीन डेडिकेटेडली कवर्ड इन वन क्लास। देन डुअल ट्रैक डिसीजन 1979, इसमें क्या था कि सोवियट्स जो थे उन्होंने SS-20 मिसाइल्स को डिप्लॉय किया हुआ था। एंड नेटो ने क्या किया उसके रिस्पॉन्स में? पर्शिंग 2, वो जो ग्राउंड लॉन्च क्रूज मिसाइल्स है उनको यूरोप में डिप्लॉय कर दिया, जैसे कि कंट्रीज लाइक इटली में, ताकि एक तरीके का डिटरेंस बना रहे। आप अगर SS-20 मिसाइल्स हमारे एरिया में लगाओगे तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम इटली में पर्शिंग मिसाइल्स लगा देंगे। सो दैट वाज द माइंडसेट, ओके, दैट वाज द बेसिक माइंडसेट ऑफ द नेटो पीपल, कि हम क्या करेंगे कि जो भी ये कर रहा है सोवियत यूनियन, हम उसका रिस्पॉन्स देंगे और एक फ्लेक्सिबल वे में देंगे। इट कैन बी बोथ न्यूक्लियर और इट कैन बी कन्वेंशनल। देन आफ्टर द कोलैप्स ऑफ सोवियत ब्लॉक, वार्सो पैक्ट चला गया। वार्सो पैक्ट जो इसके रिएक्शन में बना था, दैट वेंट अवे। लेकिन नेटो जो है उसने क्या किया, अपना एक नया एडवर्सरी, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था एक प्रोफेसर ने, दैट व्हाट नेटो इज डूइंग। नाम है उसका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, बना था सोवियत यूनियन को काउंटर करने के लिए। नाउ देयर इज नो सोवियत यूनियन, तो उसने क्या किया, एक नया एक नया उसको मैन्युफैक्चर कर लिया, एनिमी को मैन्युफैक्चर कर लिया। उसमें पहले चाइना बोला, अब पुतिन का रशिया बोल रहे हैं दैट इट इज आवर एनिमी। सो दैट इज द प्रॉब्लम विथ नेटो, कि कल को अगर पुतिन और चाइना चले भी जाएं, if suppose they cease to exist, so they will make some new enemies, they will manufacture some new enemies to stay relevant। So that is one of the major criticism of NATO's that going forward you can write in your examination। अब ये देखो वॉर्सो पैक्ट है, तो ये जो वॉर्सो पैक्ट है ये इन
रिटेलिएशन नेटो के बनने, जब जैसे ही नेटो में वेस्ट जर्मनी को इंक्लूड किया गया, USSR realized that okay, US is not messing with us anymore. It is very serious of its intention. तो इसको जो था वॉर्सो पैक्ट है उसको बनाया गया, एंड जर्मन रीआर्मामेंट और जर्मन इंक्लूजन इन नेटो उसके अगेंस्ट था। और एक बफर जोन जो था सोवियत यूनियन के बीच में, और सोवियत यूनियन क्या चाहता था कि मैं डायरेक्टली ना आऊं नेटो के कवर में। दैट्स व्हाई अभी भी रशिया इज सो पैरानॉइड, रशिया इज सो पैरानॉइड बिकॉज ऑफ दिस। यस, सो व्हाई रशिया इज सो पैरानॉइड, यूक्रेन को क्यों नहीं चाहता है नेटो में जाए, बिकॉज इट वांट्स अ बफर। यूक्रेन उसका बफर था, और इंक्लूडिंग द बाल्टिक कंट्रीज लाइक लिथुएनिया, लाटविया एंड एस्टोनिया इनटू नेटो, दे आर डूइंग द एग्जैक्ट ऑपोजिट व्हाट रशिया वांट्स। रशिया चाहता है कि एक बफर हो मेरे बीच में, ऑल्दो चलो हॉस्टाइल कंट्रीज है लेकिन बफर होना चाहिए, और बफर नहीं है, उसके वजह से इट गेट्स एजिटेटेड। तो सोवियत यूनियन भी सेम डीएनए पे चलता था। सोवियत यूनियन आल्सो वांटेड अ बफर कि मेरे मेरे टेरिटरी के बीच में, मेरे टेरिटरी के बीच में और जो नेटो है या वेस्टर्न पावर्स है उसके टेरिटरी के बीच में देयर शुड बी अ बफर। और वो बफर पे अमेरिका प्रेशर दे रही थी यूजिंग मार्शल प्लान एंड मेकिंग नेटो एंड यूजिंग मार्शल प्लान एंड जो बर्लिन एयरलिफ्ट हुआ, इसके बाद इट गॉट पैरानॉइड कि मुझे कुछ करना होगा इसके स्टेप्स को काउंटर करने के लिए। एक क्वेश्चन है, क्या रशिया ने यूक्रेन को रशियन स्फेयर में लाने के लिए क्या कदम उठाए थे? देयर वाज दिस प्राइम मिनिस्टर जिसको सपोर्ट किया था, उसका नाम था विक्टर यानुकोविच। विक्टर यानुकोविच जो था, ही वाज द लास्ट प्रेसिडेंट। ओके, सॉरी, नॉट द लास्ट प्रेसिडेंट। अभी कौन है? जेलेंस्की है। जेलेंस्की के पहले एक प्रेसिडेंट था, उसका नाम था पेट्रो पोरोशेंको। पोरोशेंको था। पोरोशेंको के पहले एक प्रेसिडेंट था, उसका नाम था यानुकोविच, विक्टर यानुकोविच। और यानुकोविच जो था, बेसिकली यानुकोविच वाज अ प्रो रशियन लीडर, और उसको रशिया ने अपने एसेट्स यूज करके, थोड़ा लेवरेज यूज करके उसको इलेक्ट करवाया था, एंड ही वाज एडवोकेटिंग क्लोजर रिलेशंस टू रशिया। और जो यूक्रेनियन पॉपुलेशन है, इट वांटेड क्लोजर रिलेशंस टू द यूरोपियन यूनियन बिकॉज यूरोपियन यूनियन स्पेरस था। व्हाट दे वर सीइंग, ये ध्यान रखना, दैट यूक्रेनियन जनता क्या देख रही थी, एक तरफ यूरोप है, प्रॉस्पेरस है, सब चीजें टाइम पे चलती हैं, टैक्सेस जो कटते हैं वो सारी चीजें बेनिफिट्स के तौर पे वापस मिलती है। एंड आई एम सीइंग रशिया रन बाय ऑलिगार्क्स, हाइपर करप्ट, everything is broken down. What I want, I will want to go to the eurozone. So that was the basic motivation of the Ukrainian voters. Plus एक और था, that there is an inherent hatred among majority of Ukrainian population against the Russian. एक इवेंट हुआ था ड्यूरिंग स्टालिन्स रूल, उसको बोलते हैं होल्डोमोर। और होल्डोमोर वाज बेसिकली वेयर जहां पर यूक्रेनियंस को स्टार्व किया गया था। बेसिकली क्या किया गया था? स्टार्व किया गया था बाय स्टालिन। और उसका उनको खुन्नस है, उसका उनको गुस्सा है कि ठीक है, हम अपना एक आइडेंटिटी बनाना चाहते थे और आपने उसके लिए हमें ऐसे पनिश किया। ओके, वी आर नॉट गोइंग टू कम अगेन विथ यू। Then formation and purpose, through Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance, it was formed in 1955. ये just after West Germany got included in NATO. कौन कौन मेंबर थे? सोवियत यूनियन था, बल्गेरिया था, चेकोस्लोवाकिया था, ईस्ट जर्मनी जीडीआर जिसको बोलते थे, हंगेरी था, पोलैंड था और रोमानिया था, और अल्बेनिया था विच लेफ्ट इन 1968। यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, अल्बेनिया किसका एलाई था? कोई बता सकता है अल्बेनिया किसका एलाई था? यस, भाई बोलो, अंकित। भाई मैं ये पूछ रहा था, पोस्ट 1991 जब यूएसएसआर डिसॉल्व हो गया था, तो उसके बाद जैसे पुतिन साहब आए पावर में, तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ही वाज कंसीडरिंग टू गेट इनटू नेटो, राइट? तो वो राइट। फ्रूटफुल क्यों नहीं हुआ? जस्ट बिकॉज टू कीप नेटो अलाइव, और उसको प्रोजेक्ट करने के लिए एज ए एनिमी? क्योंकि वर्ल्ड पीस के लिए नहीं, तो एक एक टाइप से ठीक ठीक ठाक रहता ना वो बात। राइट, राइट। तो देखो, बेसिकली अभी जो हाल फिलहाल में जो उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ वॉर दिया था, तो उसमें बेसिकली
बेसिकली ही सेड कि मैंने बिल क्लिंटन को बोला था, आई आस्क्ड प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन दैट कैन आई कम, एंड ही सेड नो। तो उसके पीछे का रीजन क्या है? देयर इज एन इनहेरेंट रसोफोबिया अमंग यूरोपियंस। यूरोपियंस जो है वो रशियंस को अपस्टार्ट मानते हैं। रशियंस को बेसिकली एक रेसिज्म है अगेंस्ट द रशियंस, और वो कभी भी अपने बराबर नहीं बैठने देना चाहते हैं। रशियंस हैव टू थ्रो ऑल द टैंट्रम्स इन द वर्ल्ड, all the tantrums in the world to get the approval of the Europeans। और यूक्रेन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, आज बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताता हूँ। व्हाई इज यूक्रेन सो इंपॉर्टेंट? यूक्रेन टोटली एक यूजलेस कंट्री है यूरोप के लिए, लेकिन यूक्रेन जो है एज अ पॉपुलेशन, एज अ कंट्री, एज एन आइडेंटिटी यूजलेस है। कल को खत्म हो जाए, दे डोंट केयर। बट यूक्रेन जो है, दैट इज अ गेटवे टू यूरोप फॉर रशिया, एंड दे से दैट दिस इज फोर्ट यूरोपा। हमारा जो है यूरोप जो है, एक इसको मैं यूरोपा बोल रहा हूँ, होली यूरोपा, फोर्ट यूरोपा। दिस इज होली यूरोपा, फोर्ट यूरोपा, और उसमें रशियंस को नहीं आने दूंगा बिकॉज दे आर सब ह्यूमंस, एंड आई डोंट कंसिडर द स्लाव्स okay equal to that of a European, maybe a German or a Saxon or a French person, right? और जो यूक्रेन है वो एक इनलेट है, इट्स अ डोर, और वो डोर गिर जाएगा तो जो रशिया है, इट विल कम क्लोज टू फोर्ट यूरोपा, and they don't want these people, they don't want Russian sphere of influence, because उसको there is this ancestral thing among the Europeans कि ये भाई सब humans है, ये मेरे बराबर नहीं बैठेगा, ओके ये मेरे बराबर के लायक नहीं है। दैट इज द मेन रीजन which I think no one talks about, okay that is no one talks about। अगर आप रेशियली और जो मोटिवेशन देखोगे इनका, नाजिज्म हैज नेवर गॉन फ्रॉम यूरोप। Hitler's brand of Nazism is gone, but Nazism as an ideology, as a racial purity का जो ideology है, that has not gone from Europe, okay that you can be sure of। There are a lot and lot of Nazi sympathizers who do not show in public, but in private, okay they might have this thing that okay they might discuss these things। Yes, Vaibhav। सर एक स्टोरी आपको उससे मतलब इससे शेयर करना चाहूंगा कि सर एक बार सर जो यूगोस्लाविया में सबसे बॉस्नियन और जब इंसिडेंट हुआ था, तब एक जर्मन फाइनेंस मिनिस्टर है, तो उन्होंने बोला था कि जो बॉस्नियंस ने हमारी मदद करी थी वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर, जो बॉस्नियन एसएस की यूनिट्स जो थी, हम उसी का हम कर्ज उतार रहे हैं वो बॉस्नियंस को हेल्प करके, वो जो सर नेटो इन्वेजन जो हुई थी यूगोस्लाविया में वो। तो सर ये उन्होंने इस वजह से उन्होंने बॉस्नियंस की हेल्प करी थी, क्योंकि बॉस्नियंस ने जर्मन की हेल्प करी थी ज्यूज को मारने के लिए। I mean, yes, that makes sense. Okay, makes sense। और क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज द क्वेश्चन? देखो, मुस्लिम इमिग्रेशन जो हो रहा है, इफ यू विल लुक इनटू दिस थिंग, सो व्हाई दे आर टेकिंग इन अ लॉट ऑफ अरब्स, दे आर नॉट टेकिंग इन मुस्लिम्स। अगर आप देखोगे पर से, मुस्लिम्स तो देखो मलेशिया में भी होते हैं, इंडोनेशिया, 57 कंट्रीज है जहां पर मुस्लिम्स आर देयर। दे आर टेकिंग इन अरब्स बिकॉज देर इज अ ग्लोबलिस्ट इंटरनेशनलिस्ट थिंग कि अगर मैं people from different background, this is not a Muslim Christian thing or a Jew Christian thing or a Hindu Christian thing, this is basically the mindset that if I take in all these people, all the people from this different background and a different culture, okay, and specifically people who are in the 16 to 20 age group, why so many crimes are happening? जो मुसलमान जा रहे हैं, सपोज मुस्लिम्स जा रहे हैं, व्हाई दिस क्राइम इज हैपनिंग? बिकॉज मैक्सिमम मुस्लिम्स जो जा रहे हैं, दे आर अनसुपरवाइज्ड 14 to 20 ईयर ओल्ड किड्स, जिनके पेरेंट्स नहीं है, जिनके कोई सुपरवाइजर नहीं है, जिनको कोई बता नहीं सकता। व्हाट हैपेंस इज दैट दे गो एंड फॉर्म गैंग्स। आप भी जाओगे, आई टेल यू समथिंग वेरी ब्लंटली, अगर सपोज आप भी अनसुपरवाइज जाओगे, आप भी 12वीं तक पढ़े हो, 10th तक पढ़े हो, 8th तक पढ़े हो, वहां जाओगे, यू कैन नॉट गेट जॉब्स। इंडियंस जो जाते हैं, इंडियंस में देखो हिंदूज जाते हैं मेजोरिटी, बट मुस्लिम्स भी होते हैं, इंडियन मुस्लिम्स भी जाते हैं। इंडियन मुस्लिम्स दे आर ऑल्सो हाईली एजुकेटेड, राइट? वो भी जाते हैं तो जाके टेकी का काम करते हैं, वहां जाके दे आर नॉट डूइंग सम ऑड जॉब्स,
इंडियन मुस्लिम्स ऑल्सो गो एंड डू दिस जॉब, लेकिन अरब मुस्लिम जो होता है जनरली वो पढ़ाई लिखाई करके नहीं जाता है। जो जिस टाइप के लोगों को बुला रहे हैं, दे आर नॉट गेटिंग द बेस्ट अरब मुस्लिम्स। व्हाई दे आर डूइंग दिस थिंग, उसके पीछे का भी एक रीजन है। चलो एक तो मैंने बता दिया व्हाई दे आर गेटिंग सो वायलेंट, बिकॉज दे गो 14 to 20 year old unsupervised Arabs, they go and they form gangs. That is a natural tendency. आप अगर आपके पेरेंट्स नहीं है, आप पढ़ाई लिखाई नहीं किया है आपने, आप वहां जाके आपको जॉब नहीं मिलेगा, आपको वहां जाके जॉब नहीं मिलेगा, तो आप क्या करोगे? वॉट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू फॉर्म गैंग्स, और उसके बाद करोगे क्या, जो इन्फ्लुएंस में आके आप करोगे। एंड उसके पीछे का एक और रीजन क्या है, उसके पीछे का एक और रीजन क्या है, दैट दिस इज अ कॉन्स्पिरेसी बाय द इंटरनेशनलिस्ट एंड द ग्लोबलिस्ट, ताकि नेशनलिस्ट रिवाइवलिज्म ना हो पाए। Because the nationalist of Britain, the nationalist of France, and the nationalist of Italy, the real nationalist, they are busy fighting the Muslim mobs. They are busy fighting the Arab mobs, जिनको इन्होंने पर्पसफुली ला के बैठा दिया है, जो कि गैंग फॉर्म कर रहे हैं, विच इज अ नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर, ताकि जो रियल नेशनलिस्ट हैं वो इसी में बिजी रहें, एंड दे कैन नॉट काउंटर द इंटरनेशनलिस्ट एंड द ग्लोबलिस्ट एजेंडा। अभी आपने देखा जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर है, शी ऑल्सो शी केम ऑन अ वेव ऑफ राइट विंग पॉपुलिज्म, एंड शी हैज टेकन ऑल द डिसीजन विच आर इन लाइन विद द इंटरनेशनलिस्ट पॉलिसी। इसी तरीके से अंडरमाइन किया जा रहा है। ओके, सो दैट इज समथिंग, आई थिंक स्कोप हम ज्यादा आगे चले गए इस स्कोप से। यू वांट टू से समथिंग अंकित? मैं ये कहना चाहता था कि जो भी ऑल्ट राइट और ये राइट विंग है, दिस इज नॉट प्रेजेंटिंग ए वायबल सोल्यूशन, राइट? बिकॉज द वेस्ट ने ही जो क्या कहते हैं अफ्रीकन नेशंस और जो अरब्स है वहां पे जाके डिस्टेबलाइजेशन किए न्यू कॉलोनियलिज्म से, न्यू इंपेरियलिज्म से। तो वहां पे तुम लोगों ने लिविंग कंडीशन इतनी खराब कर दी और वहां पे जॉब्स वगैरह है नहीं, डेवलपमेंट वगैरह है नहीं, तो वो लोग वहीं पे आएंगे ना, वेस्ट को ही आएंगे। और अब वहां पे आ रहे हैं तो फिर भाई रोना धोना कर रहे हैं कि ये क्यों आ रहे हैं, ये हमारा लॉ एंड ऑर्डर खराब क्यों है। तो दे देमसेल्फ आर कल्प्रिट ना। और जो ऑल्ट राइट बोलता है भाई वो तो बिल्कुल भी वायबल नहीं है, इनको निकाल दो निकाल दो। ये तो कैट एंड माउस कॉज एंड इफेक्ट वाला लूप बन चुका है, इसका कोई वायबल सोल्यूशन राइट तो दे ही नहीं पा रहा भाई। लेफ्ट ही मेरे को तो ज्यादा सही लगता है इसका सोल्यूशन। राइट, उन्हीं और एक उन्हीं और की डूइंग्स है, उन्हीं की डूइंग्स है। और दूसरी बात भाई, ये ऐसे बोलते हैं उनका टीएफआर भी तो कितना कम है, चीप लेबर मिलता ही है किसी ना किसी वे में, तो मैनुअल लेबर तो ये लोग करते ही है। right, that is correct. A Britisher, native Britishers, white British man, or a French man, or maybe a white German man, he is not very keen on doing the लेबर वाला काम करने के लिए, ओके, मैनुअल लेबर का काम करने के लिए ज्यादा कीन नहीं। ही वांट्स अ कुशी सर्विस क्लास जॉब, वाइट कॉलर जॉब। दैट्स व्हाई ये बेसिकली दे कम इन। लेकिन एक व्यू ये भी है, ओके, कि एक बेसिक ह्यूमन नेचर है टू फॉर्म गैंग्स, टू 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 स्टिक टुगेदर। एंड जब आप किसके रहते हो, आपका रोल मॉडल कौन है? एज अ 14 year old 15 year old, आपका रोल मॉडल कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, 18 साल का कोई आदमी है जिसको खुद नहीं पता है कि क्या करना है। वो टेंडेंसी क्या रहेगी? उपद्रव मचाना, एनार्की फैलाना, दैट इज द थिंग। अच्छा ये बताओ, मैं पूछ रहा था अल्बेनिया जो है, अल्बेनिया किसका एलाई था? कैन एनीवन टेल मी? नहीं, यूएस का एलाई नहीं था। ओके, सो आई विल टेल यू द आंसर। आंसर इज चाइना, and this is now getting very interested. Albania was an enemy of USSR, and it was an ally of China. It was the only ally of China outside Asia. Okay, it was the only ally of China outside Asia. और अल्बेनिया के बारे में एक फैक्ट बताता हूँ, it has the most bunkers per capita. जितनी पॉपुलेशन नहीं है उससे ज्यादा इनके पास बंकर्स है। इनकी पॉपुलेशन कुछ 5-6 लाख है, इनके पास मोर देन 7 लाख बंकर है। एंड दे वेयर इन अ परपेचुअल स्टेट की यूएसएसआर तो जी हमें इन्वेड करेगा ही करेगा। सो अल्बेनिया जो है, इसकी थोड़ी सी खटपट हो गई थी यूएसएसआर के साथ, तो इसने क्या किया, अल्बेनिया ने, इट मेड अ डिटोर एंड इट ज्वाइंड चाइना। अब चाइना क्यों ज्वाइन कर रहा है भाई? चाइना भी तो कम्युनिस्ट कंट्री है, तो चीनी रूसी भाई भाई। उसके पीछे का रीजन मैं बाद में बताऊंगा आपको, व्हेन वी विल डिस्कस द सिनो सोवियत स्प्लिट। लेकिन अभी के लिए इतना समझ लो दैट अल्बेनिया लेफ्ट। इसमें एक और कंट्री मिसिंग है, कैन यू टेल मी विच कंट्री इज मिसिंग हियर?
ज्योग्राफिकली एक कंट्री को होना चाहिए था वार्सो पैक्ट में, एंड दैट कंट्री इज मिसिंग। सर कैन यू यूगोस्लाविया। वेरी गुड, युगोस्लाविया इज मिसिंग। और युगोस्लाविया में मैं बता रहा था आपको, मैंने बोला था कि बाद में बताऊंगा, अब टाइम आ गया। सो उस समय जोसेफ ब्रोस टीटो करके बंदा था, टीटो वाज लीडिंग, एंड टीटो आल्सो हैड दिस आइडियोलॉजिकल डिफरेंस। टीटो में भी ईगो था, स्टालिन में भी ईगो था, एंड ही देखो टीटो ने सिंगल हैंडेडली युगोस्लाविया जो है, इट केम अंडर जर्मन ऑक्यूपेशन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू, हिटलर के ऑक्यूपेशन के अंदर आ गया था, एंड जोसेफ ब्रोस टीटो ही ऑर्गेनाइज्ड अ रेजिस्टेंस पार्टिजान मूवमेंट सिंगल हैंडेडली। उसने क्या किया, युगोस्लाविया को लिबरेट किया था। ईगो उसके अंदर भी था कि यार ये स्टालिन मेरे को नहीं भूलेगा, मेरे को क्या करना है। व्हाट ही डिड वाज ही स्टार्टेड बैलेंसिंग बिटवीन यूएसएसआर एंड यूएसए, और यूएसए में भी ही गॉट पॉपुलर, यूएसए के साथ भी उसका रिलेशनशिप बन गया, एंड दैट्स व्हाई इट स्टेड आउट ऑफ दीज थिंग्स। और जब तक टीटो था तब तक देयर वाज पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन युगोस्लाविया बिकॉज इट प्लेड बोथ साइड्स। लेकिन जैसे ही टीटो मरा उसके बाद आपका वॉर शुरू हो गया, युगोस्लावियन सिविल वॉर, जहां पर सर्बियन, क्रोट्स एंड सर्बिया, क्रोएशिया, बॉस्निया, अल्बेनिया, okay, all these countries they started fighting with each other, and Tito was the unifying factor जो युगोस्लाविया को एक साथ रख रहा था, and because of Tito they were able to play both sides, and वो किसी भी नॉन अलाइंड एक्चुअली में हमने ऑलराइट हमने बहुत बखान किया था, हम वी वर शाउटिंग एट द टॉप ऑफ आवर वॉइस इंडिया दैट हम नॉन अलाइंड है, नॉन अलाइंड है। एक्चुअली में नॉन अलाइंड पता है कौन था? जोसेफ ब्रोस टीटो का युगोस्लाविया। Everyone else was tattoo of someone else. Everyone else was a chela or a subordinate of someone else. Every country was firmly in the camp of some country. लेकिन दो countries थे that you can say, एक इंडोनेशिया under Sukarno and this thing, yes, Indonesia under Sukarno and Yugoslavia under Tito. They can be said to be somewhat independent of and truly non-aligned. इजिप्ट जो था वो तो प्रॉपर सोवियत स्फीयर में चला गया था टुवर्ड्स द एंड। ओके, सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। और एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है दैट स्टालिन सेंट एन assassin to assassinate Joseph Broz Tito, and he got the wind and he was told कि assassinate करने आया है, and युगोस्लाविया का जो लीडर था टीटो, ही गॉट द विंड, ओके, कि भाई मुझे मारने आया, और वो बच गया। देन ही डिड नॉट से एनीथिंग, एंड जब नेक्स्ट टाइम स्टालिन से मिलता है तो उसको कॉर्नर में ले जाता है और उसके कान में बोलता है दैट अगले बार ना अच्छे खासे असासिन को भेजो, क्योंकि अगले बार मैं बच गया तो जो मैं भेजूंगा दे विल नॉट मिस। मतलब स्टालिन हु वाज द लीडर of USSR, who was the mob god, एक तरीके से मॉब माफिया जैसे बिहेव करता था, उसके कान में बोलना कि तुम अगर मुझे नहीं मारोगे तो मैं जो आदमी भेजूंगा, तुम्हारा आदमी अगर नेक्स्ट टाइम मिस करेगा तो अगर मैं जो आदमी भेजूंगा दैट विल किल यू प्रॉपरली, ऑलराइट, और वो मिस नहीं करेगा। सो ही वाज अ प्रॉपर चैड, ही वाज अ प्रॉपर पर्सन, ही वाज अ प्रॉपर लीडर, एंड उसके मरने के बाद एक्चुअली ही वाज द बॉन्ड which was holding Yugoslavia together. Okay, इसका जो मिलिट्री स्ट्रक्चर कमांड सिस्टम था वो बेसिकली डोमिनेंस ऑफ यूएसएसआर था, यूएसएसआर का बेस था। एक्चुअली नेटो का भी अगर आप देखोगे, नेटो में भी तो बोलने के लिए कोलैबोरेशनिस्ट अप्रोच था, लेकिन नेटो का जो मेजॉरिटी डिफेंस था दैट वाज बेस्ड ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स का जो आर्सनल था उस पे। उसी तरीके से वार्सो पैक्ट जो है उसका भी मेजॉरिटी जो डिफेंस था दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड बिकॉज ऑफ यूएसएसआर का जो डोमिनेंस था उसके वजह से। देयर वाज अ यूनिफाइड कमांड और यूएसएसआर उसको कंट्रोल करता था, जिसके थ्रू लॉयल्टी और स्विफ्ट एक जो एक्शन था वो लिया जा सकता था। एंड यूएसएसआर हैड प्लेस्ड thousands of tanks, thousands of T-55 and T-72 tanks in Berlin। और उस समय आपके प्यारे पुतिन साहब भी वहां पर केजीबी एजेंट के रूप में काम करते थे, लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक से रिटायर किया उन्होंने। ओके,
कहाँ कहाँ इंटरवेंशन किया वॉर्सो पैक्ट ने, तो हंगेरियन रेवोल्यूशन में उन्होंने किया। हंगेरियन रेवोल्यूशन में हंगेरी अटेम्प्ट करना चाह रहा था लीव करने का। देयर वाज अ मैसिव प्रोटेस्ट, और उनका बहुत एक इंपॉर्टेंट सिंबल क्या है फ्लैग का, कैन एनीवन टेल मी? ये सपोज दिस इज हंगेरियन फ्लैग, तो बीच में जो लोगो था कम्युनिस्ट पार्टी का, इंसिनिया होता है ना बीच में, जैसे हमारा अशोक चक्र है, तो हंगेरी का जो था, दिस वाज अ ट्राई कलर, ब्लू, नॉट ब्लू, रेड, व्हाइट एंड ग्रीन, और बीच में जो कम्युनिस्ट था उसको उन्होंने होल कर दिया था। जो प्रोटेस्टर्स थे, एंटी कम्युनिस्ट प्रोटेस्टर्स, उन्होंने होल कर दिया था। यस, उन्होंने क्या किया था, बीच में होल कर दिया था। तो हंगेरी का जो प्रोटेस्टर्स का फ्लैग था लिटरली होल के साथ था। एंड होल क्यों काटा था? बिकॉज वो कम्युनिस्ट पार्टी का सिंबल था। सो हंगेरी जो था, हंगेरी गॉट क्रश्ड, हंगेरियन रेवोल्यूशन गॉट क्रश्ड, काफी ज्यादा कैजुअलिटीज आई, लॉट ऑफ पीपल डाइड, बट दे वर एबल टू सबड्यू इट। देन चेकोस्लोवाकिया में प्राग जो कैपिटल था उनका, वहां पर 1968 में दे रोज, एंड इट वाज आल्सो वार्सो वार्सो पैक्ट का जो ट्रूप्स था उसको उन्होंने क्या किया, ब्रूटली सप्रेस कर दिया। देन पोलैंड में आपने ये एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, एक लेख वालेशा करके एक बंदा था। सो ही वाज अ ट्रेड यूनियन लीडर इन डांस्क, या ओके डांस्क एक पोर्ट सिटी है पोलैंड का, आपने पढ़ा हो ना डांजिग, फ्री सिटी ऑफ डांजिग। यू गाइस रिमेंबर फ्री सिटी ऑफ डांजिग? हमने वर्ल्ड वॉर वन में किया था। तो वही डांस्क जो है वो प्रॉपर पोलिस सिटी बन गया था आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, उसको पोलैंड को प्रॉपरली दे दिया गया, और उसका नाम डांजिग से, डांजिग इज अ जर्मन नेम, उसको चेंज करके डांस्क बना दिया गया, GDANSK। और वहां पर एक बंदा था लेख वालेशा, एंड ही उसने सॉलिडारिटी मूवमेंट को बेसिकली वहां ऑर्गेनाइज किया कि हम एंटी कम्युनिस्ट है, वी डोंट वांट टू रिमेन अंडर कम्युनिस्ट कंट्रोल, वी वांट टू हैव इंडिपेंडेंस, वी वांट टू हैव ऑटोनॉमी, और हम यूएसएसआर के स्फीयर से बाहर निकलना चाहते हैं, बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ प्रॉस्पेरिटी, जितना पोलैंड का पोटेंशियल है हम उतना अचीव नहीं कर पा रहे। तो दिस वाज पहला जो दो था उसको उन्होंने ब्रूटली सप्रेस कर दिया था, लेकिन पोलैंड वाला दे वर नॉट एबल टू सप्रेस, बिकॉज उस समय यूएसएसआर जो है ऑलरेडी उसके बूट्स शेक कर रहे थे, ऑलरेडी वो कमजोर हो चुका था बिकॉज ऑफ अ फेल्ड इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान, एंड there was also an oil price crash. There was an oil price crash. Okay. अभी गोरबाचेव नहीं आया था दोस्त, अभी गोरबाचेव नहीं आया था, गोरबाचेव केम लेटर। ओके ओके, ये दिस इज डन। तो वार्सो पैक्ट जैसे ही एंड हुआ, ओके 1991 में सोवियत यूनियन डिसॉल्व हुआ, तो वार्सो पैक्ट भी डिसॉल्व हो गया उसके साथ ही। ओके, सो एनी क्वेश्चंस दैट यू गाइस माइट हैव नेटो और वार्सो पैक्ट को लेके? any further questions that you guys might have related to NATO and Warsaw Pact? Yes, बोला रंजन। नहीं नहीं ठीक नहीं, आप पूछो ना क्या प्रॉब्लम है, वट एवर द क्वेरी इज, ऐसे नहीं। आप जा रहे हो अगर क्लास से तो समझ के जाओ, ऑल राइट, नहीं तो फिर बेकार है क्लास में बैठना। आपने अभी 1.5 घंटे से आप बैठे हुए हो, व्हाट इज द आउटपुट? अगर आप ही को पढ़ना होता तो, राइट, पूछो। हाँ याद नहीं, देखो याद इन द सेंस कि आपको फैक्ट्स तो पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन कंसेप्ट में प्रॉब्लम है तो बेधड़क पूछो। इफ अ कंट्री अटैक्स अ नेटो कंट्री, नेटो को उस कंट्री को अटैक करना ही होगा। अगर नहीं, ऐसा नहीं है, बाय डिफॉल्ट नहीं होगा। अगर आर्टिकल 5 इन्वोक हो जाए, अगर आर्टिकल 5 इन्वोक हो जाए, अगर नेटो जो है वो आर्टिकल 5 इन्वोक कर देती है तो हो जाएगा। ओके, यस यस, आई थिंक उसका यूजेज कितने बार हुआ? आई थिंक एक ही बार हुआ है। यू आर करेक्ट इन दैट रिगार्ड, एक बार चेक कर लो, चेक। ओके चेक, यस वैभव। सर ये जो वॉर्सो पैक्ट या फिर नेटो पैक्ट जो था वो एक सब्सिडियरी अलायंस के तौर पर था, जिससे कि मतलब जो भी अगर कंट्रीज थी, जैसे कि वेस्ट जर्मनी हुआ या फिर फ्रांस हुआ, तो उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी उनको देना पड़ता था यूएसए को। देखो वो था कि सब्सिडरी अलायंस में क्या था कि जबरदस्ती, ओके जबरदस्ती
करने के लिए, राइट? जबरदस्ती ब्रिटिशर्स आपके प्रिंसली स्टेट में घुस आएंगे, आपको हराएंगे पहले, और फिर आपको आपके प्रिंसली स्टेट में घुस आएंगे और फिर आप पे इम्पोज करेंगे। यहाँ पर था कि म्यूचुअली एक प्रॉब्लम थी यूएसएसआर की, दैट्स व्हाई ऑल द कंट्री केम टुगेदर म्यूचुअली अंडर द यूएस अम्ब्रेला। ये बात थी। उसमें जापान भी मेजर नॉन नेटो एलाई था। जापान वाज आल्सो अ मेजर नॉन नेटो एलाई, तो उसने भी काफी कंट्रीब्यूट किया नेटो को, काफी पैसा देता है नेटो को। अच्छा, इफ स्टालिन डिड नॉट असासिनेट लीडर्स, किसको असासिनेट किया है? उसने ट्राई किया था बस एक बार उसको। स्टालिन जो है वो, देखो, स्टालिन इज द नॉन इशू व्हेन इट कम्स टू कोल्ड वॉर। स्टालिन बड़ा एक प्लेयर नहीं है। स्टालिन डाइड इन 1953। वॉर्सो पैक्ट कब बना था? 55 में बना था। ओके, सो 53 में ही मर गया था, तो ज्यादा देखो, जो स्टालिन है उसके समय में एक इंपॉर्टेंट मेजर काम क्या हुआ था? न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ था। सोवियत यूनियन गॉट न्यूक्लियर पावर इन 1949. इट बिकेम अ न्यूक्लियर पावर. दैट वाज द मेजर थिंग दैट हैपेंड पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू अंडर स्टालिन्स regime. बट इन 1953 ही डाइड. उसके बाद जो मेजर प्लेयर कौन कौन से थे, उसमें क्रुश्चेव आ जाता है। क्रुश्चेव वाज अ मेजर प्लेयर। देन ब्रेजनेव आ जाता है। ब्रेजनेव के बाद कौन आता है, कोई बता सकता है? क्रुश्चेव बिकेम, निकिता क्रुश्चेव के बाद ब्रेजनेव आता है, एंड देन ब्रेजनेव के बाद आता है यूरी आंद्रोपोव। यूरी आंद्रोपोव, एंड यूरी आंद्रोपोव के बाद आपका मिखाइल गोर्बाचेव। ओके, सो अगर आप देखोगे तो ये चारों इंपॉर्टेंट है। स्टालिन वर्ल्ड कोल्ड वॉर देखा ही नहीं उसने, मेजर कोल्ड वॉर देखा ही नहीं, 1953 में ही मर गया। ओके, तो उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। वर्ल्ड वॉर 2 में इंपॉर्टेंस है, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। येल्टसिन तो रशिया का हो गया ना आपका प्रॉपर। यस। ओके, एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चन? देखो, डिटेल्स याद हो जाएंगे, पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। कंसेप्ट में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ ऐसा समझ नहीं आया, पूछो, डोंट वो कर दो ना, डायरेक्ट मैसेज कर दो। आपका नाम थोड़ी बोल रहा हूँ मैं। डोंट वरी कि मेरे पे पीपल विल से थिंग्स कि तुम्हें ये इतना नहीं समझ आ रहा है। जस्ट डू द डीएम। ओके, आई एम अज्यूमिंग कि आपको आ रहा है। देखो, अगर नहीं आ रहा है तो फिर बैठने का कोई मतलब नहीं है। नोट्स आपको दे दिए गए, नोट्स ही पढ़ लो। लेकिन बैठ रहे हो तो एटलीस्ट उसका फायदा उठाओ ना। आस्क एज मेनी क्वेश्चंस, आस्क एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। नहीं है तो चलो कोई बात नहीं, आई विल स्टॉप